गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। और अभी तक हम लोगों ने पिछली वीडियोस में जो कुछ भी अध्ययन किया है वो आप सब लोगों को आसानी से समझ में आ रहा होगा। और अगर फिर भी किसी को कोई समस्या आ रही हो तो आप लोग मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा समय न व्यर्थ गंवाते हुए हम लोग अपने मुद्दे पर आते हैं। तो हम लोग पिछली कक्षा में पढ़ रहे थे शिक्षा की विशेषताएं। तो हमने इन विशेषताओं में से 3 विशेषताएं पढ़ ली थी। शिक्षा एक सोद्देशीय प्रक्रिया तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब अगली जो शिक्षा की विशेषता है वो विशेषता है कि शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, यानी एजुकेशन इज ए बायोपोलर प्रोसेस। ये जो कथन है ये एडम्स ने इस बात को कहा था कि शिक्षा दो ध्रुवों के मध्य संचालित होता है। एक ध्रुव पर शिक्षक होता है और दूसरे ध्रुव पर छात्र होता है, और शिक्षा इन्हीं दोनों के मध्य संचालित होती है। यानी शिक्षक शिक्षण करता है, छात्र उसका सुनता है, उसका मनन करता है, चिंतन करता है। इसी तरह से छात्र कभी अपनी समस्या का समाधान करने के लिए शिक्षक से कोई प्रश्न पूछता है और शिक्षक उसका जवाब देता है। तो अगर देखा जाए तो ये शिक्षा 2 ध्रुवों के मध्य चलती है, और इस विचारधारा के जो प्रतिपादक हैं एक तरह से देखा जाए तो वो एडम्स हैं। फिर इसके बाद अगली जो शिक्षा की विशेषता है वो है कि शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, यानी एजुकेशन इज ए ट्राइपोलर प्रोसेस। तो अगर देखा जाए तो ये एडम्स की विचारधारा को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए जॉन डीवी ने कहा कि बेशक शिक्षक पढ़ाता है, छात्र पढ़ता है, लेकिन एक तीसरा पक्ष होना भी आवश्यक है। क्योंकि शिक्षक पढ़ाता तो है और छात्र पढ़ता भी है, लेकिन शिक्षक क्या पढ़ाता है और छात्र क्या पढ़ता है ये भी एक तीसरा पक्ष होना चाहिए। यानी तीसरा पक्ष क्या हो गया? पाठ्यक्रम। यानी शिक्षक पाठ्यक्रम पढ़ाता है और छात्र पाठ्यक्रम पढ़ता है। अब बात वही आ जाती है कि पाठ्यक्रम का निर्धारण, तो पाठ्यक्रम का निर्धारण समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप होता है। जैसा समाज की प्रकृति होती है, समाज का दर्शन होता है, जैसी समाज की आवश्यकताएं होती हैं, उसके आधार पर पाठ्यक्रम का चुनाव होता है और उसी पाठ्यक्रम को विद्यालय में संचालित किया जाता है, और शिक्षक और छात्रों के मध्य वही पाठ्यक्रम के माध्यम से अंतःक्रिया होती है। अब जैसा अगर देखा जाए तो पाठ्यक्रम आप देखेंगे कि प्राचीन समय से अब तक का जो समय अब तक में समाज में जो बदलाव हुए हैं उसका प्रभाव आपको सीधा सीधा पाठ्यक्रम में नज़र आता होगा। जैसे प्राचीन समाज में हम देखें, जब वैदिक युग था तो वैदिक युग में हमारा समाज धर्म प्रधान समाज था। यानी हमारे पूर्वजों की सारी क्रियाएं धर्म आधारित थीं, केंद्र में धर्म होता था। ठीक है, तो अगर आप ये देखो तो प्राचीन समय का जो अगर हम पाठ्यक्रम उठाकर देखते हैं, यानी वैदिक कालीन पाठ्यक्रम देखते हैं, तो उसमें शस्त्र और शास्त्रों की शिक्षा पर बहुत ज़्यादा बल दिया गया है। मतलब सारा अगर फोकस है तो किस पर है? बेशक उसके बाद कुटीर उद्योग धंधों पर भी है, लेकिन सबसे प्रमुख उद्देश्य है ज्ञान की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति। तो जाहिर सी बात है उसके हिसाब से सबसे ज़्यादा धर्म पर, यानी शास्त्रों पर, और उसके बाद चूँकि उस समय पर युद्ध वगैरह होते थे और सैनिकों की बहुत आवश्यकता होती थी, तो इसलिए शस्त्रों की भी शिक्षा दी जाती थी, यानी शस्त्रों शास्त्रों की शिक्षा दी जाती थी। अब अगर देखा जाए तो देखिए, जैसे वर्तमान समय से हम उस काल की तुलना करें तो इसी से स्पष्ट हो जाता है कि समय काल परिस्थिति के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य बदलते हैं, और उन बदलते उद्देश्यों के आधार पर शिक्षा का पाठ्यक्रम भी बदलता है। जैसे वर्तमान समय में देखा जाए तो प्राचीन समय में समाज क्या था? आदर्शवादी समाज था। शिक्षा के उद्देश्य क्या थे? मुक्ति प्राप्त करना, आत्मानुभूति प्राप्त करना या मोक्ष प्राप्त करना, आत्मज्ञान प्राप्त करना, ये सारे उद्देश्य होते थे। ठीक है, लेकिन वर्तमान समय में समाज कैसा है? वर्तमान समय में भौतिकवादी समाज है, प्रयोजनवादी समाज है, और ये इसका प्रभाव हम सीधा सीधा शिक्षा पर देखते हैं, शिक्षा के पाठ्यक्रम पर देखते हैं।
हमारे समाज की आवश्यकताएं बदली, हमारे समाज का दर्शन बदला, और उस बदलते परिवेश के आधार पर आप देखेंगे कि शिक्षा की पूरी प्रक्रिया ही परिवर्तित हो चुकी है। जैसे अगर आप देखें तो वर्तमान समय में वैज्ञानिक विषयों पर ज़्यादा बल दिया जाता है। प्राचीन समय में साहित्यिक विषयों पर ज़्यादा बल दिया जाता था, आध्यात्मिक विषयों पर ज़्यादा बल दिया जाता था, लेकिन वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो वैज्ञानिक विषयों पर बल दिया जाता है, क्योंकि वर्तमान समय में शिक्षा का उद्देश्य भौतिक उन्नति है, और भौतिक उन्नति होती है वैज्ञानिक विषयों को पढ़ने से। तो इसलिए आप देखोगे शिक्षा का मतलब पूरा ढांचा इसी पर आधारित है कि ज़्यादा जोर किस पर दिया जा रहा है, वैज्ञानिक विषयों पर। साहित्यिक विषयों पर उतना ज़्यादा जोर नहीं दिया जा रहा। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो शिक्षा की प्रक्रिया भी इसी पर आधारित है। प्राचीन समय में शिक्षा मतलब ज्ञान पर कमांड पाने की बात हो रही थी, मतलब किस तरह से ज्ञान पर एकाधिकार प्राप्त किया जाए। वर्तमान समय में शिक्षा का उद्देश्य ये नहीं माना जाता, क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य मुक्ति प्राप्त करना नहीं है, बल्कि ये है कि अपने लक्ष्य जो वर्तमान समय पर लक्ष्य निर्धारित है, यानी या तो परीक्षा में अच्छे मार्क्स लाने के लिए या अच्छे मार्क्स की बदौलत जॉब पाने के लिए, मतलब कोई ज्ञान के लिए नहीं अब शिक्षा ग्रहण करता, बल्कि या तो अच्छे मार्क्स प्राप्त करने के लिए या जॉब प्राप्त करने के लिए शिक्षा है। तो इसका सीधा सीधा प्रभाव आपको शिक्षा की पूरी प्रक्रिया में दिखता है, और उसका प्रभाव सीधा सीधा पाठ्यक्रम में भी दिखता है। तो अगर इस हिसाब से हम देखें तो ये जो शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया जॉन डेवी ने कहा है, तो वो इसी आधार पर कहा है कि जैसे जैसे समाज की प्रकृति बदलती है, समाज का दर्शन बदलता है, उसके आधार पर शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम ये तीनों परिवर्तित होते हैं। यानी शिक्षक पाठ्यक्रम पढ़ाता है और छात्र पाठ्यक्रम पढ़ता है, तो इसलिए शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया कहा जाता है। इसके बाद अगली जो शिक्षा की विशेषता है वह है कि शिक्षा एक बहुमुखी प्रक्रिया है। शिक्षा एक बहुमुखी प्रक्रिया है, यानी कि शिक्षा एक एजुकेशन इज ए मल्टीपोलर प्रोसेस, यानी बहुमुखी प्रक्रिया है। यानी पहले हमने पढ़ा कि शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, क्योंकि शिक्षक और छात्र के मध्य संचालित होती है। फिर हमने पढ़ा कि शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है, यानी शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम के मध्य संचालित होती है प्रक्रिया। अब हम पढ़ रहे हैं कि शिक्षा एक बहुमुखी प्रक्रिया है, यानी केवल शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम के मध्य नहीं संचालित हो रही, बल्कि ये बहुमुखी प्रक्रिया है, यानी कि बालक बहुत सारे साधनों से शिक्षा प्राप्त कर रहा है। अब वो सारे साधन कौन कौन से हैं, जैसे औपचारिक साधन, अनौपचारिक साधन, निरौपचारिक साधन। यानी बालक, जब हम कहते हैं कि बालक आजीवन कुछ ना कुछ सीखता है या शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, तो उसमें ये तीनों तरह के साधन आ जाते हैं, यानी शिक्षा के औपचारिक साधन, अनौपचारिक साधन और निरौपचारिक साधन। औपचारिक साधन के अंतर्गत क्या आता है, औपचारिक साधन के अंतर्गत जैसे विद्यालय में औपचारिक शिक्षा प्रदान की जाती है। अनौपचारिक साधन में जैसे हमारा परिवार, पास पड़ोस, समाज, ये सब शिक्षा के अनौपचारिक साधन हैं, यानी बालक उनमें अंतःक्रियाएँ करते हुए भी बहुत कुछ सीखता है। और निरौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत जैसे मान लीजिए हम जो दूरस्थ माध्यम से शिक्षा प्राप्त करते हैं या टेलीविज़न वगैरह के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करते हैं, तो अगर देखा जाए तो वर्तमान समय में बालक केवल विद्यालय में ही शिक्षा नहीं प्राप्त कर रहा, बल्कि औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक तीनों माध्यमों से शिक्षा प्राप्त कर रहा है। तो इसलिए शिक्षा को बहुमुखी प्रक्रिया कहा जाता है, यानी बालक जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत निरंतर सीखता रहता है और विभिन्न माध्यमों से सीखता रहता है, इसलिए शिक्षा को बहुमुखी प्रक्रिया कहा जाता है। आज की कक्षा में बस इतना ही। अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे इसका जो अंतिम विशेषता है, और उसके अंतर्गत चूँकि हम बहुत सारा टॉपिक है तो वो एक वीडियो में आ पाएगा, तो उसके बारे में हम लोग अगली कक्षा में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं कल।